ओके, देखिए ये आया है 2024 का पेपर। कई सारे सेट्स होते हैं, उसमें से एक सेट है ये। इसमें आपको पूछा गया है HCF ए एंड बी का। तो HCF में हम जानते हैं कि अगर प्राइम फैक्टर दिया हुआ है आपको, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है ए और बी का। तो हम हमेशा यहाँ पर जैसे 2⁻7 है यहाँ पर, और यहाँ 2⁻3 है, तो हम HCF में हमेशा कम वाला ही पावर लेते हैं, 2⁻3। और यहाँ 3⁻10 है, यहाँ 3⁻7 है, तो लेस वाला ही लेंगे 3⁻7। ये HCF में हमेशा लेस वाला पावर ही नंबर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो ये आंसर है आपके पास सी। ओके, अब आप अगर LCM आपको पूछा गया होता है तो LCM में ग्रेटर वाला लेंगे। ओके, तो आप देखेंगे 2⁻7 2⁻3 में 2⁻7 ग्रेटर है, तो 2⁻7 ले लेंगे। और यहाँ पे 3⁻10 3⁻7 में 3⁻10 लेंगे। अगर LCM पूछा होता तो आपको पूछा गया केवल HCF, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, सी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड में। सेकेंड में आप देखेंगे अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर देखिए। सेकेंड में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या दिमाग लगाना है, देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दोनों सिस्टम गिवन है। तो आपको A1/A2 दिया है इक्वल टू B1/B2। कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये अधूरा स्टेटमेंट है क्योंकि तीनों का रिलेशन होता है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसमें दो केस बन सकते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ऐसा भी बन सकता है। या फिर बन सकता है क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दो केस बन सकता है। आपको इतना ही दिया है तो थोड़ा सा इसको कंप्लीट करिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो और अगर ऐसा होता है दूसरा केस तो नो सॉल्यूशंस। क्या, नो सॉल्यूशंस। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, नो सॉल्यूशंस के, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के। तो देखिए यहाँ पर है यूनिक सॉल्यूशंस, तो ये तो एकदम गलत है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशंस के लिए होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये गलत है। नो सॉल्यूशंस ये सही हो सकता है लेकिन ये स्टेटमेंट अधूरा है। और नीचे देखते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ये भी सही हो सकता है। गिवन सिस्टम नो सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, सबसे सही ये है क्योंकि इसमें ये दोनों केस मैच होते हैं, क्योंकि ये अधूरा स्टेटमेंट है। अगर ये रहता तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सी सही होता, अगर ये रहता तो नो सॉल्यूशन सही होता। तो ये स्टेटमेंट अधूरा है, तो ये इसके लिए ये दो केस बन सकते हैं, या तो इनफाइनाइट या तो नो सॉल्यूशन। तो इसमें दिया है नो सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइट, तो ऑप्शन डी सही होगा। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए थर्ड वाला। थर्ड में क्या कहा गया है, आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मतलब आप समझिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, इसको ज्वाइन करें तो इसका मिड पॉइंट आपको दिया है कितना, 5A और 2B। इसका मिड पॉइंट A और B का है। तो A कितना है आपके पास 3, और B है आपके पास कितना 7, 5। B है 7, 5। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो मतलब 3+7/2 ये x हो गया। 3+7/2 ये मिड पॉइंट का फार्मूला, और ये 5A के बराबर हो गया। ठीक, -1 + 5 y1 + y2/2, ये y के बराबर 2b के बराबर हो गया। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 10/2 इक्वल टू हो गया क्या 5a। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आया 2, और यहाँ आ गया आपके पास 2b। ठीक है, 2 से 10 को काटेंगे, यहाँ 5 आएगा, 5 से 5 को काट दिए 1, तो a इक्वल टू आ गया 1। 2 से 2 को काटेंगे, 4 को काटेंगे 2 आएगा, 2 से 2 को 1, तो b इक्वल टू भी आ गया आपके पास 2, तो सॉरी 1, b इक्वल टू भी आपके पास क्या आ गया 1। ठीक है, b इक्वल टू आपके पास आया 1। तो a + b आपसे पूछा गया है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2।
तो इसका आंसर है सी। समझ गए, थर्ड का आंसर सी। तो अब आप देखिए फोर्थ में आपसे क्या पूछा गया है, तो देखेंगे यहाँ फोर्थ में आपको पूछा गया है द इक्वेशंस ऑफ इतना हैज, कौन सा रूट्स रखेगा। तो हम पहले से जानते हैं, आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0, 12 को उस साइड करिए तो 3x स्क्वायर इक्वल टू -12, 3 से 12 को काटेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मतलब 3 यहाँ अपॉन में जाएगा, -12/3 तो आ जाएगा -4। तो देखिए किसी का भी स्क्वायर -4 नहीं आ सकता, तो नो रियल रूट्स, इसके क्या होंगे, नो रियल रूट्स, बी ऑप्शन सही है। तो फोर्थ का आंसर आएगा बी। तो आप ऐसे भी लिखा सकते, किसी का स्क्वायर को अगर उस साइड ले जाएंगे तो रूट में -4 आएगा, तो -4 जो रूट में सिलेबस में नहीं है, 11th में आता है, नो रियल रूट्स के लिए इमेजिनरी रूट आता है इसमें, तो बी ऑप्शन। या आप इसको निकाल सकते हैं बी स्क्वायर -4, इसी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो यहाँ पर बी तो दिया नहीं, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे ax + bx + c = 0 से, तो b यहाँ नहीं दिया है, तो b हो जाएगा आपके पास 0। ओके, -4, a के प्लेस पर 3 है और c के प्लेस पर है 12। ओके, 12 जो 144, तो यहाँ आ गया -144। ओके, हाँ, तो ये लेस देन 0 हो रहा है, तो d लेस देन 0 हो गया डिस्क्रिमिनेंट, तो नो रियल रूट्स, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए फिफ्थ करते हैं। ओके, देखिए फिफ्थ में कह रहा है इस फिगर में DE पैरेलल है BC, DE BC के पैरेलल है। जैसे ये पैरेलल हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि x है, ये y है, ये a है, ये b है, तो x बाई y बराबर होगा a/b/bpt bpt। ओके, तो द फॉलोइंग कौन सा इसमें सही है, तो देखिए यहाँ पर है AD बाई AB, तो ये पूरा होगा कितना आपके पास x + y, और ये पूरा होगा a + b। तो ये ऐसा भी हो सकता है, x/y इक्वल टू यहाँ पर हो सकता है कितना, x + y इक्वल टू a + b। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब ये छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, ये छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये बाई ये, कैसे भी आप करिए, उससे मतलब नहीं है, आप नहीं समझ पाए। देखिए अगर ये DE पैरेलल BC दे दिया है तो 3 केस हो सकता है। एक तो BPT से होगा क्या, AD/DB, ठीक, बराबर AE/EC, एक ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, एप्लीकेशन सब BPT से AD/AB इक्वल टू AE/AC, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, देखिए अब AB लिखिए, ऐसे भी लिख दीजिए AB/DB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और AC तब लिखिए बड़ा वाला, AC/EC लिखिए, जो भी लीजिए उसके करेस्पॉन्डिंग साइड लीजिए। अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं, DE BC को साथ में लेना चाहते हैं, तो ऐसे हो जाएगा AD/AB इक्वल टू AD/AB, तो DE/BC, ये छोटा लेंगे तो छोटा लेंगे, बड़ा लेंगे तो बड़ा लेंगे, ठीक है। अब AE बाई क्या लिख सकते हैं, AC, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको कोई भी केस मिल सकता है, ठीक है। तो आप मैच करिए क्या है, देखिए AD है, देखिए ये AD हो गया, AD के साथ आपको उस साइड AE मिलना चाहिए। देखिए AD के साथ क्या मिला, AE मिला कि नहीं मिला, AD/AE। अब आपको अगर AB ये गिवन है तो आपको ये मिलना चाहिए, तो AB गिवन है तो देखिए आपको EC मिल रहा है, ये गलत है। AB के साथ क्या मिलना चाहिए, AC, तो ये गलत हो गया। देखिए यहाँ फिर से आते हैं AD है, AD के साथ AE है, ठीक है। अब देखिए BD है, BD ये है BD, तो BD के साथ EC मिलना चाहिए, तो BD के साथ EC मिलना चाहिए, तो ये भी गलत है। इधर आते हैं AD देखिए ये है,
AD के साथ ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, ठीक है। AB पूरा बड़ा सा, फिर AC मिलना चाहिए, AC ये मिल रहा है, ये सही है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये कैसे गड़बड़ है, AD के साथ ए ही होना चाहिए, ए ही नहीं है, ठीक है। AD के साथ AC दिया हुआ है, ये भी गलत है। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं 6th वाला। ओके 6 देखिए, 6th में क्या दिया हुआ है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखिए एक लाइन है, ये सर्कल है, एक लाइन है, इसको 2 पॉइंट पे कट करती है, तो इसका नाम है क्या, सीकेंट। क्या, सीकेंट। अगर एक लाइन सेगमेंट होता जो सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाते हैं तो इसका नाम क्या रहता है, कॉर्ड। और एक लाइन या लाइन सेगमेंट सर्कल के एक पॉइंट से जाता है तो इसका नाम क्या होता, टेंजेंट। ओके, तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है डायामीटर, जो सेंटर से होकर जाता है, जो सेंटर से होकर जाए कॉर्ड वो होता है डायामीटर। तो इसमें देखो कॉर्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये होगा, क्योंकि लाइन दिया है जो 2 पॉइंट से होकर जा रहा है तो इसका नाम है सीकेंट। ओके, टेंजेंट तो एक पॉइंट से जाता, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो डायामीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, तो इसका आंसर सीकेंट है। चलिए 7th करते हैं। 7th में यहाँ दिया है tan A = 3/4। आपको बताना है sec स्क्वायर A + cos स्क्वायर A बाई sec A। साइन है यहाँ पे, साइन स्क्वायर A + cos स्क्वायर A अपॉन sec A की वैल्यू बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर A cos स्क्वायर A 1 हो गया, और यहाँ हो गया sec A है, sec A का रेसिप्रोकल होगा cos A, तो ये हो गया 1/sec cos। तो देखिए tan होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉस होता है आपके पास क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस कितना है, 4, तो 4 लग देंगे। हाइपोटेनस कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर रखिए 4 और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 3, और बेस कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 25, 9 और 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 4/5 आ जाएगा। आंसर है आपके पास बी। ओके ओके, देखिए 8th क्वेश्चन, अ कार मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ 30 मीटर हाई टावर। लीजिए 30 मीटर हाई टावर से, यहाँ से इसके बेस से कार स्टार्ट हुई चलना, तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप टावर फ्रॉम कार एट इंस्टेंट। यहाँ मान ली कार पहुँची और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है, ठीक है। जब कार कितने मीटर दूर हो गई बेस से, 10√3। ओके, तो ये एंगल बताना है, तो परपेंडिकुलर ये बेस, तो आप जानते हैं tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, 10 से 30 काटेंगे आएगा 3/3, 3/√3, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे, यहाँ आएगा √3, और √3 होता है tan 60 डिग्री की वैल्यू। tan कैंसिल, थीटा = 60 डिग्री, तो डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 9th में, व्हेन ए डिग्री मेजर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, सेंटर पर 90 डिग्री, आर्क जो है सेंटर पे 90 डिग्री अगर एंगल बनाता है तो ये सर्कल का 1/4 हो जाता है, समझ गए, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। इसका नाम है आपके पास क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट है, तो ये सर्कल का 1/4 है। सर्कल का एरिया होता है πr², तो इसका एरिया हो जाएगा πr²/4। तो आपको इस सेक्टर का एरिया ही पूछा गया है, तो 1/4 πr², ऑप्शन बी। ओके, तो आप जानते हैं ये सर्कल का एरिया है, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। ये क्या है, हाफ सर्कल का एरिया, कितने का, सर्कल का क्या हो, हाफ, सेमी सर्कल, ये एरिया सेमी सर्कल का है। और अगर ये पूछता ये एरिया किसका है, 1/6। जब आर्क कोई, जैसे कोई भी आर्क है, जैसे देखिए आर्क अगर 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री का एंगल बनाए, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, तो ये एरिया होगा। ये अपने को कैसे पता चला, क्योंकि 60 × 6 करेंगे तो ये होगा कितना जानते हैं, 360 डिग्री। टोटल जब 360 डिग्री एंगल बनता है तो एरिया बनता है πr²। ओके, तो πr² को अगर 6 से डिवाइड कर देंगे
तो ये 60 डिग्री ही बनाएगा अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे, समझ गए। तो इसके सेंटर पे 60 डिग्री जब ऐसा बनेगा तो ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, देखिए 10th क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या पूछा गई है? द वैल्यू ऑफ एक्स। आप ध्यान से देखिए इधर, द वैल्यू ऑफ एक्स विच क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल इतना। इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क 36 है। तो क्लास मार्क कैसा होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 बराबर क्लास मार्क, और क्लास मार्क 36 दिया है। आपको x की वैल्यू पूछी गई है, तो 2 का इधर कर दीजिए, तो 30 प्लस एक्स इक्वल टू 36 इंटू 2, तो आ गया आपके पास 72। ओके, 30 उस साइड माइनस करेंगे तो 72 से जब 30 माइनस होगा तो x इक्वल टू 72 माइनस 30, तो आप बताइए कितना आएगा? 42। तो ऑप्शन डी। 11th देखिए, नंबर इज चूजन एट रेंडम नंबर लेना है, किस नंबर से? इस नंबर से। प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन आर इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर जो है, जैसे -3 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास? 9। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। ओके, तो आप देखेंगे इसमें पूछा गया है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? लेस देन और इक्वल टू 1। 1 से कम कौन है और 1 कौन सा है? ये 1 से लेस है, ये 1 है, ये 1 है। 3 ऐसे नंबर हैं जिसका स्क्वायर 1 या 1 से लेस आ रहा है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा 3। टोटल नंबर कितने हैं? 7। और इन तीनों का स्क्वायर जो हो रहा है 1 या 1 से लेस आ रहा है, तो 3 नंबर 1 2 3 यहाँ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 7, तो आंसर आ जाएगा 3/7 ऑप्शन सी, ठीक। ओके, देखिए 12th आपको एलसीएम पूछा गया है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है 3। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है? 99। तो आप देखेंगे इन दोनों का आपसे पूछा गया है क्या? एलसीएम। तो ये 3 का 99 मल्टीपल होता है, इसलिए एलसीएम जो होगा इसका आएगा 99 इन दोनों का, क्योंकि 99 में ऑलरेडी 3 बिलोंग करता है। ओके, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर हो वही हम लिख देंगे। जैसे देखिए, आप समझिए कॉन्सेप्ट, ए है, समझिएगा, ए है ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी दिया है तो आपसे पूछे एचसीएफ कितना है ए बी का, तो आप कौन सा कम है? बी, तो एचसीएफ बी लिखिए। अगर आपको एलसीएम पूछा गया है ए बी का, तो ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर कौन सा है? लेकिन ये दोनों आपस में फैक्टर हो तभी ऐसा पॉसिबल है। फैक्टर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये तभी होगा कि जब बी इज ए फैक्टर, क्या है? इज ए फैक्टर ऑफ ए, मतलब बी पहले से ए में है तब यही होना है, ठीक है। बी पहले से ए में होगा तो एचसीएफ जो होगा वो बी होगा, और एलसीएम जो ग्रेटर है वो होगा, ओके ए। अगर ऐसा फैक्टर तो 399 का फैक्टर है, इसलिए 3 और 99 का एलसीएम 99 होगा। अगर एचसीएफ पूछा होता तो 3 होता, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है। 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 1 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 है, तो अदर रूट बताना है। तो हम पहले जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होता है। अल्फ़ा मान लीजिए एक रूट आपको 1 दिया है, तो बीटा, सॉरी ये गलत लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फ़ा मान लीजिए 1 है, ठीक है। बीटा मान लीजिए निकालना है, फाइंड करना है। -b के प्लेस पर हम रखेंगे -4, तो -4 रख दिया। a के प्लेस पर x² का कोफिशिएंट 1 रख दिया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 प्लस बीटा। अब चाहे फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस बीटा इक्वल टू 4, तो 1 उस साइड जाएगा, तो बीटा इक्वल टू आ गया आपके पास 3। आप इसका फैक्टर कर देते तब भी निकल जाता, ठीक है।
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो बीटा इक्वल टू 3, दूसरा रूट आ गया आपके पास 3, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर 14 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, इसमें कहा है कौन सा नॉट क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी कौन सा नहीं होता है। साइड एंगल साइड होता है, ठीक है, साइड एंगल साइड होता है, एस साइड 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 भी होता है, एंगल 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 भी होता है, या एंगल 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 को डबल ए भी लिख सकते हैं। ये तीनों तो होते हैं, ठीक है। तो RHS नहीं होता, तो ये नहीं होता, तो यही ऑप्शन सही है। तो मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी, RHS नहीं होता, ठीक है। 15 में क्या है, सेक स्क्वायर माइनस सेक रेज़ टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आपको इसको tan में बदलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आपको बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस क्या, tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर का 1 में इंटू करिए तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर का tan स्क्वायर में होगा, हो जाएगा tan 4 थीटा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है इसका, सी, ओके। 16 में आप देखेंगे आपको क्या मिल रहा है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडेड एंगल थीटा, सेंटर न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। देन रेडियस ऑफ सर्कल, तो मतलब ये बताना लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, 2 पाई r थीटा इंटू में अपॉन 360। ये लेंथ ऑफ आर्क बराबर है किसके, एरिया ऑफ सेक्टर, न्यूमेरिकली इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आप डायरेक्ट पेरीमीटर को एरिया के बराबर कर देते तब भी हो जाता है, थीटा थीटा कैंसिल, 360 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, रेडियस हो गया r इक्वल टू, यहाँ एक r बचा, r इक्वल टू हो गया 2, तो b 2 यूनिट, ओके। ओके, देखिए यहाँ पर 16 ऑब्जर्वेशन दिया है आपको, 16 ऑब्जर्वेशन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आपको मीडियम पूछा गया है, तो n इक्वल टू अगर ऑड नंबर होता, क्या होता, ऑड नंबर, तो मीडियन क्या होता था, मीडियन इक्वल टू होता था n+1/2th टर्म, ठीक है, ये ऑड नंबर के लिए होता था। लेकिन n अगर इवन नंबर होता, क्या होता, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो, तो मीडियन इक्वल टू होता था n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म बाई 2। तो यहाँ देखिए 16 ऑब्जर्वेशन है, ये इवन नंबर है, ओके, इवन नंबर है, तो यहाँ रखेंगे n की जगह रखेंगे अगर 16/2 8 हो जाएगा, यहाँ 16/2 8, 8 + 1 9/2, तो मतलब 8th टर्म प्लस 9th टर्म बाई क्या 2, तो 8 और 9 का एवरेज होगा, तो मतलब ऑप्शन सी है, 8th और 9th ऑब्जर्वेशन का एवरेज, सी ऑप्शन, ओके। 18 में देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस r, रेडियस r है तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³, ये वॉल्यूम है स्फीयर का, ओके। इक्वल टू, ये इक्वल टू है 16 टाइम द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3, ओके, 2/3 होता है, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, रेडियस स्मॉल r है, स्मॉल r है तो पाई r³, ओके। अब आप देखेंगे 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 4 से यहाँ काटेंगे 4 4 जा 16, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, आपको पूछा है r/r, ठीक है, तो यहाँ बचा आपके पास r³ और 4 2 जा 8, 8 स्मॉल r³,
तो इसको ईजिली हम लोग लिख सकते हैं आर क्यूब इक्वल टू 2, आर का ऐसे होल क्यूब, क्योंकि 8 जो है 2 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल, आर इक्वल टू आ गया 2r, आर को इस साइड लाएंगे तो r बाई आर आपसे पूछा गया है तो ये 2/1 होगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 1 है तो 1 ऐसे ही लिख दिया हमने अपॉन में, ठीक है। तो इन दोनों के रेशियो r⁻r कितना होगा 2/1, बी ऑप्शन, ठीक है। ओके, देखिए 19th में 19 असर्शन रीजन है, तो यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, हमेशा याद रखिए कि किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से अगर जो डिस्टेंस है वो वाई होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछा जाता है तो 5 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 5। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाता तो होता 3, ये 3 है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ओके, तो समझ गए। तो यहाँ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा y, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है x का कोऑर्डिनेट, तो ये गलत है। ये जो 3 डिस्टेंस है वाई एक्सिस से है और x एक्सिस से डिस्टेंस ये 5 वाला होता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है, पक्का ये ट्रू होगा। तो एब्सिसा मतलब x, ओके, एब्सिसा मतलब x, ये डिस्टेंस होता है कहाँ वाई एक्सिस से, ठीक है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस x होता है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू और ये फॉल्स। ओके, 20 में देखते हैं। 20 में यहाँ ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है, लेकिन एक कंडीशन है कि रेशनल नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये रेशनल नंबर है और जीरो नहीं है तो, और ये तो इरेशनल है, तो इरेशनल प्लस नॉन जीरो रेशनल नंबर हमेशा इरेशनल ही होता है, ये ट्रू है, ठीक है। अब इधर देखते हैं सम ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो, देखो जीरो एक रेशनल नंबर है और ये नॉन जीरो कह दिया, कह रहा है कि जीरो मत लो, बाकी कुछ भी ले लो। कुछ भी लेने का मतलब जैसे 2 ले लिया, ठीक है। एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल, करेक्ट है। ओके, करेक्ट है, लेकिन कब, जब नॉन जीरो होना चाहिए। तो जीरो प्लस जीरो अगर आ गया तो वो दिक्कत भरी बातें हैं, इसलिए यहाँ पर कहा है सम ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है, ठीक है, समझ गए। एन इरेशनल नंबर, तो ये इसके स्टेटमेंट को मतलब असर्शन को ये डिफाइन करता है। तो ये रीज़न भी सही है इसका और ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है और इसका रीज़न भी सही है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए। अब देखेंगे अगर ऊपर करके इसको हम लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन देता है ना यहाँ पर आपको, ये देखिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो दूसरे वाले का 20 वाले का ये ए ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके।